हम्म। कल्पना कीजिए कि एक इंसान एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, अरे वाह। और वो भी पूरी ताकत से। हाँ, बिल्कुल पसीने से लथपथ। एग्जैक्टली। वो बहुत पसीना बहा रहा है, सांसें भी फूल रही हैं उसकी। मतलब देखने वाले को लगेगा कि वो बहुत लंबा सफर तय कर रहा है। पर असलियत में वो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। बिल्कुल सही कहा। वो बस उस मशीन पर गिर ना जाए, इसलिए लगातार अपने पैर चला रहा है। तो ये जो ट्रेडमिल की दौड़ है ना, हम्म। ये बिल्कुल वैसी ही है जिसे हमारे आज के जो स्रोत है वो रैट रेस कहते हैं। रैट रेस, बहुत ही सटीक शब्द है ये। है ना। मतलब लोग महीने के पहले दिन से दौड़ना शुरू करते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं, और महीने के अंत तक सिर्फ इसलिए दौड़ते हैं ताकि वे बस सरवाइव कर सकें। अपने ईएमआई और जो भी बिल्स हैं वो भर सकें। हाँ। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। मैं सोच रही थी कि हम रिच माइंडसेट यानी अमीर मानसिकता और इस रैट रेस के बीच के फर्क को समझें। ये बहुत जरूरी चर्चा है, क्योंकि इस ट्रेडमिल पर दौड़ने वाले को हमेशा यही भ्रम रहता है कि वो जीवन में कहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल। समाज उसे यही तो बताता है कि लगातार काम करना ही असली प्रगति है। राइट। और आज के हमारे इस डीप डाइव का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी भ्रम को तोड़ना है। हम बियॉन्ड द रैट रेस मास्टरिंग द रिच माइंडसेट के नोट्स और अंशों पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की काफी प्रसिद्ध विचारधारा पर आधारित है। बिल्कुल। तो हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के करोड़ों लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद, मतलब जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद, हमेशा कर्ज और एक अंतहीन तनाव में फंसे रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो पैसों को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। हाँ, और पूरी तरह से वित्तीय स्वतंत्रता पा लेते हैं। तो हमारा जो मिशन है आज, वो इसी अमीर मानसिकता और रैट रेस के बीच की उस अदृश्य दीवार को डिकोड करना है। हम्म। मुझे लगता है इस विरोधाभास की शुरुआत कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा और हमारी परवरिश से ही हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, बचपन से ही। हाँ। हम सभी जानते हैं कि इन स्रोतों में उस मशहूर कहानी का जिक्र है जहाँ दो अलग-अलग पिताओं की सोच का टकराव होता है। एक पुअर डैड और एक रिच डैड। राइट। एक पारंपरिक सोच वाले पिता जो डिग्रियों और एक सेफ नौकरी को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। जिन्हें हम उच्च शिक्षित कह सकते हैं। उनका सीधा सा मंत्र था, अच्छी पढ़ाई करो और सुरक्षित नौकरी लो। और दूसरे पिता जो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो वित्तीय बुद्धिमत्ता पर बहुत जोर देते थे। उनका जो सबसे बड़ा सबक था ना, वो यही था कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। यहाँ पर मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। क्या ये जो हमारा पारंपरिक शिक्षा का मॉडल है, क्या ये असल में एक जाल है? एक जाल? किस तरह से? मतलब ये मुझे एक अजीब सी स्थिति की याद दिलाता है। ये ऐसा है जैसे किसी इंसान को पतंग उड़ाना तो सिखा दिया जाए, अच्छा। उसे हवा की दिशा पढ़ना भी सिखा दें, उसके हाथ में एक बहुत खूबसूरत सी पतंग भी थमा दें, लेकिन उसे कभी पतंग की डोरी ही ना दें। ओह, ये तो बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। है ना। मतलब स्कूल और कॉलेज हमें डिग्रियां दे देते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करना सिखा देते हैं, लेकिन उस काम से जो पैसा आता है उसका कंट्रोल यानी वो जो डोर है वो कभी हमारे हाथ में दी ही नहीं जाती। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो बिना डोर की पतंग वाली स्थिति है ना, ये किसी गलती का नतीजा नहीं है। अच्छा, तो क्या ये जानबूझकर किया गया है? स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है। ये पारंपरिक और सुरक्षित रास्ता जिसे हमारा समाज सबसे सही मानता है, वो जानबूझकर कर्मचारियों की एक फौज तैयार करने के लिए ही बनाया गया है। मतलब ताकि लोग हमेशा काम करते रहें। एग्जैक्टली। जब कोई बच्चा स्कूल में सिर्फ ये सीखता है कि नौकरी कैसे करनी है, तो वो अनजाने में उसी ट्रेडमिल पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक तरह से उनकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। हाँ, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ऐसे ही लोगों की तो जरूरत होती है जो हर महीने उस सैलरी का इंतजार करे। शिक्षा प्रणाली आपको पैसा कमाना तो सिखाती है, लेकिन उसे रोकना, निवेश करना या उसे कई गुना बढ़ाना नहीं सिखाती। और इसी का नतीजा होता है कि सैलरी बैंक में आती है और आते ही गायब हो जाती है। बिल्कुल। ईएमआई, घर का रेंट और तरह तरह के जो बिल्स होते हैं उनमें कट जाती है। जो थोड़ा बहुत पैसा बचता भी है वो महीने के अंत तक पूरा खत्म हो जाता है। तो अगर ये पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें पैसों का कंट्रोल नहीं सिखाती, तो फिर किसी भी आम इंसान के वित्तीय फैसले आखिर ले कौन रहा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि जब हमारी वित्तीय साक्षरता शून्य होती है तो इंसान के फैसले कोई लॉजिक या गणित नहीं लेता। तो फिर क्या लेता है? उसकी भावनाएं,
हमारी भावनाएं हमारे फैसले लेने लगती हैं। और मुख्य रूप से ये भावनाएं दो ही हैं, कौन सी? डर और लालच। हाँ, डर और लालच, ये सुनने में थोड़ा डरावना लग रहा है। और ये बहुत गहराई से काम करता है। सबसे पहले हम डर की बात करते हैं। ठीक है। पैसे न होने का डर, समाज में पीछे छूट जाने का डर, या फिर अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी ना दे पाने का डर। हाँ, ये डर तो हर आम इंसान में होता ही है। और यही बुनियादी डर एक इंसान को हर सुबह उठकर उस नौकरी पर जाने के लिए मजबूर करता है जो शायद उसे पसंद भी नहीं है। सच कहा। लोग बस समझौता कर लेते हैं। व्यक्ति सोचता है कि बस एक बार सैलरी आ जाए तो ये डर खत्म हो जाएगा। वो एक तरह की सुरक्षा की तलाश में अपनी आज़ादी का ही सौदा कर लेता है। राइट। और जैसे ही वो सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है तो वो डर थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। और तब दूसरी भावना हावी होती है, लालच, या कह ले कि इच्छाएं। हाँ, इंसान को लगने लगता है कि अब वो उन चीजों को खरीद सकता है जो उसे सफल महसूस कराएंगे। यहीं पर वो एक बहुत बड़े जाल में फंसता है जिसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। जीवन शैली की महंगाई। एग्जैक्टली। जैसे जैसे इंसान की आमदनी बढ़ती है, उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। वो सोचता है कि ज्यादा पैसे से वो अपनी सारी वित्तीय समस्याओं को सुलझा लेगा। लेकिन असल में वो अपनी खर्च करने की आदतों को ही बढ़ा रहा होता है। बिल्कुल। अगर उसकी सैलरी दुगनी हो जाए तो वो एक बड़ा घर ले लेता है, एक महंगी कार ले लेता है। मतलब अपने खर्चों को भी वो दोगुना कर लेता है। हाँ, तो उसकी आमदनी भले ही बढ़ जाए, लेकिन वो इस डर और इच्छा के लूप से कभी बाहर नहीं निकल पाता। वो कर्ज के दलदल में और गहरे धंसता ही चला जाता है। इस भावनात्मक चक्र का असर तो हमें आज की दुनिया में एकदम साफ दिखता है। हर जगह दिखता है। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 30-40 हज़ार रुपए, जैसी उसकी सैलरी आती है वो एक नया आईफोन ईएमआई पर ले लेता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके। बिल्कुल। एक नई बाइक खरीद लेता है और बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता है। तो ये स्थिति ना मुझे सोशल मीडिया के फिल्टर लगाने जैसी लगती है। फिल्टर? अच्छा, कैसे? मतलब अगर आप इंस्टाग्राम की तस्वीरों में देखें तो वो व्यक्ति बहुत अमीर, सफल और एकदम चमकदार दिखता है। हाँ, वो बाहर से अपनी एक इमेज बनाता है। लेकिन अगर हम उस सोशल मीडिया वाले फिल्टर को हटा दें और उसके बैंक अकाउंट की असली सच्चाई देखें तो वो तस्वीर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट और डरावनी होती है। बहुत डरावनी। असलियत में वो इंसान पूरी तरह से कंगाल होता है। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि गणित के नजरिए से देखा जाए तो ये जो ईएमआई वाला मॉडल है, ये किसी इंसान को अंदर ही अंदर इतना खोखला कैसे कर देता है? इसे समझने के लिए ना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को देखना होगा, जो वैसे तो बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ ये उल्टी दिशा में काम कर रहा होता है। जब कोई व्यक्ति ईएमआई पर कोई महंगी और गैर जरूरी चीज खरीदता है, जैसे कि एक नया फोन या गाड़ी, जिनका मूल्य तो वैसे भी समय के साथ कम ही होना है। बिल्कुल, तो वो इंसान सिर्फ उस फोन या गाड़ी की कीमत नहीं चुका रहा है, वो बैंक को एक भारी भरकम ब्याज भी दे रहा है। राइट। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो अपने भविष्य के समय को गिरवी रख रहा है। अच्छा, समय को गिरवी रख रहा है। हाँ, क्योंकि वो उस पैसे को आज खर्च कर रहा है जो उसने अभी तक कमाया ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उसे उस ईएमआई को चुकाने के लिए अगले कई महीनों या सालों तक उसी नौकरी में फंसे रहना पड़ेगा, चाहे वो नौकरी उसे कितनी भी तनावपूर्ण क्यों ना लगे। एग्जैक्टली। ये जो वित्तीय गणित है ना, ये सीधे तौर पर उसकी पर्सनल आजादी को छीन लेता है। लोग एसेट्स या संपत्तियां बनाने के बजाय लगातार ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिनका मूल्य हर दिन घट रहा है। ये जो संपत्तियों की बात आपने की, ये हमें स्रोतों के एक बहुत ही विवादित और शक्तिशाली हिस्से की ओर ले जाती है। आप एसेट और लायबिलिटी की परिभाषा की बात कर रही हैं। हाँ, मतलब पारंपरिक अकाउंटिंग शायद कुछ भी कहे, लेकिन इन नोट्स में नियम बहुत सीधा रखा गया है। बहुत ही सिंपल कि एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, राइट, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। इसी एक सरल सी परिभाषा ने पूरी दुनिया की पारंपरिक वित्तीय सोच को एकदम चुनौती दे दी है। सच में। जो अमीर मानसिकता वाले लोग होते हैं ना, वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि कोई चीज कागजों पर कितनी मूल्यवान दिख रही है। तो वो क्या देखते हैं? वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो नकद प्रवाह है यानी कैश फ्लो, वो किस दिशा में जा रहा है। अगर पैसा नियमित रूप से आपके बैंक खाते में आ रहा है तो वो आपका एसेट है, और अगर पैसा हर महीने आपके खाते से बाहर जा रहा है तो वो लायबिलिटी है। बिल्कुल साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव पैदा होता है। किस बात को लेकर? घर को लेकर। रुकिए, मध्यम वर्गीय समाज में अपना एक घर होना जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। हाँ, ये तो है। इसे सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
पीढ़ियों से हमें यही सिखाया गया है कि अपना घर सुरक्षा की निशानी है और इसकी कीमत हमेशा बढ़ती ही है। राइट। लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि आपका अपना घर जिसमें आप रह रहे हैं वो असल में आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। बिल्कुल, और ये बात लोगों को पचती नहीं है। पचेगी कैसे? ये बात तो पहली बार सुनने पर सीधे सीधे लोगों के सपनों पर एक हमले जैसी लगती है। मैं समझ सकता हूँ, ये सच में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है। तो फिर ये पारंपरिक सोच यहाँ फेल क्यों हो रही है? इसे थोड़ा डिकोड करें। देखिए, समस्या ये है कि लोग कैपिटल गेन्स और कैश फ्लो के बीच का अंतर नहीं समझते हैं। कैपिटल गेन्स मतलब? ये उम्मीद करना कि आज मैंने जो घर 50 लाख का खरीदा है वो 20 साल बाद 1 करोड़ का बिकेगा। जो कि ज्यादातर लोग सोचते ही हैं। हाँ, लेकिन ये एक तरह की सट्टेबाजी है। भविष्य का बाजार किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जो कैश फ्लो है वो आज की सच्चाई है। स्रोत ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि किसी इंसान को घर नहीं खरीदना चाहिए या उसे सड़क पर रहना चाहिए। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं? वो बस इस भ्रम को तोड़ रहे हैं कि घर आपकी इकलौती और सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं अगर इस बात को अपने तरीके से डिकोड करूं तो बात सिर्फ ईएमआई तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए मैंने अपने घर का पूरा लोन चुका दिया है, अब मेरी कोई ईएमआई नहीं जा रही है। ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे हर साल उस पर प्रॉपर्टी टैक्स तो देना ही होगा, घर की मरम्मत भी करवानी होगी, मेंटेनेंस का खर्च भी आएगा। हाँ, और बीमा भी भरना होगा। तो जब तक मैं उस घर में खुद रह रही हूँ वो घर मुझे कोई किराया तो कमा कर नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकनीकी रूप से वो घर जीवन भर मेरी जेब से पैसा निकालता ही रहेगा। एग्जैक्टली। आपने इस तंत्र को एकदम सही पकड़ा है। जब तक कोई चीज लिक्विड कैश यानी तरल नकदी आपके खाते में नहीं डाल रही है, वो आपकी वित्तीय आजादी में कोई योगदान नहीं दे रही है। तो अमीर लोग कैसे घर खरीदते हैं फिर? अमीर मानसिकता वाले लोग बिल्कुल इसी तरह सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर नहीं खरीदते या महंगी गाड़ियां नहीं खरीदते, सब खरीदते हैं। लेकिन उनका तरीका अलग होता है। हाँ, वो अपनी पसीने की कमाई से सीधे जाकर ये चीजें नहीं खरीदते हैं। वो पहले उस पैसे से कैश फ्लोइंग एसेट्स बनाते हैं। जैसे कोई चलता हुआ बिजनेस हो गया, या शेयर बाजार से मिलने वाला डिविडेंड हो गया, या फिर कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीद ली जो हर महीने उन्हें किराया दे। अच्छा, तो वो पैसिव इनकम बनाते हैं। बिल्कुल। जब इन संपत्तियों से आने वाला पैसिव इनकम इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उनके घर की किश्तें और जीवन शैली के सारे खर्चे आराम से उठा सकें, तब जाकर वो अपने शौक पूरे करते हैं। मतलब उनका पैसा उनके लिए काम करता है और उनके शौक पूरे करता है। क्या बात है! यही तो असली अमीर मानसिकता है। और ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज का खेल है, ये सिर्फ खर्चों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। बात सिर्फ घर या कार की नहीं है। स्रोत बताते हैं कि अमीर मानसिकता वाले लोग पूरी अर्थव्यवस्था के नियमों को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं, खासकर अगर हम टैक्स प्रणाली की बात करें। टैक्स का जो सिस्टम है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। कैसे? समाज में मुख्य रूप से 2 वर्ग हैं जिनके लिए ये आर्थिक नियम बिल्कुल अलग अलग तरह से काम करते हैं। एक तरफ बेचारे कर्मचारी हैं और दूसरी तरफ बिजनेस ओनर या निवेशक हैं। दोनों के लिए नियम अलग कैसे हो सकते हैं? देखिए, एक आम कर्मचारी की जिंदगी में टैक्स का चक्र बहुत सीधा सा है। वो पहले कमाता है, सरकार तुरंत उसकी कमाई पर अपना टैक्स काट लेती है टीडीएस के रूप में। हाँ, सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही टैक्स कट जाता है। बिल्कुल। और फिर जो पैसा बचता है, उस बचे हुए पैसे पर उस कर्मचारी को अपना पूरा महीना और जीवन चलाना होता है। ये टैक्स वाला सिस्टम मुझे ना एक बहुत बड़े बुफे डिनर की याद दिलाता है। बुफे डिनर? वो कैसे? सोचिए कि एक बहुत बड़ा सा टेंट लगा है जहां सारा खाना रखा है। अब जो बिजनेस ओनर है वो इस बुफे में जाता है, सबसे पहले अपनी प्लेट भरता है। अच्छा। मतलब वो अपने बिजनेस के सारे खर्चे पूरे करता है, जैसे गाड़ियां लेना, यात्राएं करना, उपकरण खरीदना। राइट, बिजनेस एक्सपेंसेस। हाँ, और फिर जब सब कुछ हो जाता है तो जो बचा खुचा खाना प्लेट में रह जाता है वो सिर्फ उस बचे हुए हिस्से का बिल चुकाता है, यानी टैक्स देता है। बहुत सही एनालॉजी है ये। लेकिन जो कर्मचारी है उसे तो इस बुफे के टेंट में घुसने से पहले ही गेट पर एक बहुत भारी एंट्री फीस देनी पड़ती है। हाँ, टैक्स के रूप में। वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो पहले ही दे चुका होता है, और फिर जो थोड़ा बहुत बचता है उसी से उसे अपना गुजारा करना होता है। ये बुफे का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है और ये स्पष्ट करता है कि आखिर टैक्स प्रणाली इस तरह से काम क्यों करती है। तो सरकारें ऐसा भेदभाव क्यों करती हैं? क्योंकि सरकारें टैक्स के नियमों को सिर्फ पैसा वसूलने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, वो इसे एक इंसेंटिव रूल बुक यानी प्रोत्साहन पुस्तिका की तरह इस्तेमाल करती हैं। मतलब सरकार लोगों को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। एग्जैक्टली। आप खुद सोचिए, सरकार को देश चलाने के लिए क्या चाहिए? उन्हें रोजगार चाहिए और बुनियादी ढांचा यानी हाउसिंग चाहिए। हाँ, ये तो बेसिक जरूरतें हैं।
तो एक बिजनेस ओनर रोजगार पैदा कर रहा है, इसलिए सरकार उसे टैक्स में छूट देती है। एक निवेशक इमारतें बना रहा है, लोगों को रहने के लिए जगह दे रहा है, इसलिए सरकार उसे भी टैक्स में छूट देती है। अच्छा, अब समझ में आया। लेकिन एक आम कर्मचारी, वो अर्थव्यवस्था में ये बुनियादी ढांचा नहीं बना रहा है, वो सिर्फ उपभोग कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। इसलिए उसे कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। बिल्कुल, और इसीलिए उसे सबसे ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। अमीर लोग इस तंत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वो उस सिस्टम का फायदा उठाते हैं। हाँ, वो ऐसे क्वाड्रेंट या क्षेत्र में काम करते हैं जहां सरकार खुद उन्हें टैक्स बचाने का कानूनी अधिकार देती है। तो इस पूरे सिस्टम में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए मुझे लगता है एक और चीज की जरूरत होती है, जो कागजी डिग्रियों से बहुत अलग है। आप स्किल्स की बात कर रही हैं? हाँ, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आज की दुनिया में हाई इनकम स्किल्स यानी उच्च आय वाले कौशल की कीमत किसी भी पारंपरिक डिग्री से कहीं ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं भारत में लाखों छात्र सिर्फ डिग्रियां जमा करने की होड़ में लगे हुए हैं, इसी उम्मीद में कि कोई डिग्री उन्हें सुरक्षा दे देगी। लेकिन बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। बिल्कुल नहीं पड़ता। बाजार केवल इस बात का पैसा देता है कि कोई व्यक्ति कितनी बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। राइट। अगर अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, कोई तकनीकी क्रांति आ जाए, जैसे एआई आ रहा है, तो पारंपरिक नौकरियां तो रातों रात गायब हो सकती हैं। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास सेल्स, मार्केटिंग, कोडिंग या बेहतरीन संचार कौशल जैसी हाई इनकम स्किल्स हैं, तो वो इंसान कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। और यही स्किल्स ना असल में इंसान को अवसर पहचानने की नजर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। स्रोतों में इस बात का भी साफ जिक्र है कि अवसर हर जगह मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें देख ही नहीं पाते या देखकर भी कुछ कर नहीं पाते। हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण वही डर है जिस पर हमने शुरुआत में बात की थी। असफलता का डर। असफलता का डर, रिस्क लेने का डर और सबसे बढ़कर लोग क्या कहेंगे इसका डर। ये लोग क्या कहेंगे वाला डर तो सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस बात को साबित करने के लिए ना, स्रोतों में आर्थिक मंदी या कोविड-19 महामारी जैसे संकटों का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अच्छा, कोविड का उदाहरण? हाँ, जब महामारी आई थी तो पूरी दुनिया में डर का माहौल था। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और वो बहुत गहरे वित्तीय संकट में फंस गए। वो समय सच में बहुत मुश्किल था। लेकिन उसी दुनिया में जहां लोग डरे हुए थे, अमीर मानसिकता वाले लोगों ने इस संकट को एक अवसर के रूप में देखा। वो कैसे? देखिए, आर्थिक मंदी के समय जब शेयर बाजार क्रैश होते हैं या प्रॉपर्टी की कीमतें गिरती हैं, तो आम आदमी डर जाता है। लेकिन असल में ये संपत्ति के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ वेल्थ का समय होता है। जो लोग डरे हुए थे उन्होंने अपने एसेट सस्ते में बेच दिए, लेकिन जो लोग वित्तीय रूप से साक्षर थे उन्होंने इस क्रैश का पूरा फायदा उठाया। मतलब उन्होंने उन एसेट्स को कौड़ियों के भाव खरीद लिया। बिल्कुल, उन्होंने नई जरूरतें पहचानी, ऑनलाइन बिजनेस शुरू किए और करोड़ों कमाए। संकट दोनों के लिए एक ही था, लेकिन वित्तीय शिक्षा ने परिणामों को पूरी तरह से बदल दिया। इसका मतलब तो यही है कि समस्या कभी बाहरी दुनिया या बाजार में नहीं होती, समस्या हमारे नजरिए और हमारे माइंडसेट में होती है। एकदम 100% सच। ये सब कुछ सिर्फ बैंक अकाउंट में रखे पैसों के बारे में है ही नहीं। अगर हम इन सभी स्रोतों और जानकारियों को एक धागे में पिरोएं, तो इस पूरी चर्चा से मुझे लगता है कुछ बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष निकलते हैं। बिल्कुल, और ये निष्कर्ष ही उस रैट रेस से बाहर निकलने का असली नक्शा है। तो अगर हम इन्हें समराइज करें तो पहला सबक क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि पैसों के लिए काम करने की जो मानसिकता है उसे छोड़ना होगा। राइट, पैसों के लिए नहीं, पैसों को अपने लिए काम करवाना है। एग्जैक्टली। और इसकी जगह एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां पैसा 24 घंटे आपके लिए काम करे। और दूसरा सबक मुझे ये समझ आता है कि इंसान को जीवन भर सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल नहीं बढ़ानी है। हाँ, शो ऑफ नहीं करना है, बल्कि ऐसे एसेट्स जमा करने हैं जो उसकी जेब में नकद प्रवाह लाएं, और ऐसी लायबिलिटीज को कम करना है जो उसकी कमाई को चूस रही हों। बहुत सही। और तीसरा निष्कर्ष ये है कि हमें अपनी वित्तीय शिक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। पारंपरिक शिक्षा की कमियों के भरोसे नहीं बैठ सकते। बिल्कुल, ये समझना होगा कि टैक्स कैसे काम करता है और बाजार के नियम क्या हैं। और चौथा पॉइंट है स्किल्स। डिग्रियों की झूठी सुरक्षा के बजाय ऐसे असली कौशल सीखने होंगे जो किसी भी आर्थिक मौसम में आपके काम आए। और पांचवा, उस डर पर काबू पाना होगा जो रिस्क लेने से रोकता है। हाँ, क्योंकि हर बड़ा अवसर
उसी डर की दीवार के ठीक पीछे छिपा होता है। और आखिरी निष्कर्ष ये है कि जब कोई इंसान इन सभी तंत्रों को समझकर अपना खुद का एक एसेट सिस्टम तैयार कर लेता है, तब वो असल में वो चीज हासिल कर लेता है जो दुनिया में सबसे कीमती है। और वो चीज है समय की आजादी। बिल्कुल, टाइम फ्रीडम। समय की आजादी, यही तो वो असली लक्ष्य है जिसके बारे में ये पूरी चर्चा है। पैसे से ज्यादा समय कीमती है। ये सिर्फ महंगी चीजें खरीदने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कोई इंसान अपना सोमवार कैसे बिताना चाहता है, वो किसके साथ अपना समय बिताना चाहता है। अपनी शर्तों पर जीवन जीने का विकल्प। हर इंसान दो रास्तों के मोड़ पर खड़ा है। पहला रास्ता बहुत सुरक्षित दिखता है, पूरी भीड़ उसी पर चल रही है, समाज भी उसी की तारीफ करता है। हाँ, लेकिन वो रास्ता अंत में सिर्फ एक थका हुआ और समझौता किया हुआ जीवन देता है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है, उसमें रिस्क है, लेकिन वही रास्ता एक असाधारण जीवन तक ले जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन वित्तीय नियमों को नहीं सीखेगा ना, तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये जिंदगी भर उसका बस एक पुर्जे की तरह इस्तेमाल करता रहेगा। ये सच में एक बहुत ही कठोर लेकिन जरूरी हकीकत है। और पता है, जब हम इस पूरे वैश्विक सिस्टम के काम करने के तरीके को देखते हैं, तो इन स्रोतों के विश्लेषण से मेरे दिमाग में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जन्म ले रहा है। अच्छा, एक नया सवाल? हाँ, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे ढांचे की नींव पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वो सवाल क्या है? सोचिए, अगर किसी चमत्कार से दुनिया का हर एक इंसान वित्तीय रूप से साक्षर हो जाए। हर एक इंसान? हाँ, अगर स्कूल अचानक से बच्चों को एसेट्स, नकद प्रवाह और टैक्स के असली नियम सिखाने लगें। अगर हर कोई ये सीख जाए कि पैसों को अपने लिए काम पर कैसे लगाना है। मतलब कोई भी सिर्फ ईएमआई के जाल में फंसने को तैयारी ना हो। एग्जैक्टली। अगर हर कोई निवेशक या बिजनेस ओनर ही बनना चाहे और कोई भी कर्मचारी बनने को तैयारी ना हो, तो क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं? तो क्या ये पूरा का पूरा आर्थिक सिस्टम ही नहीं ढह जाएगा? यही तो मेरा पॉइंट है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या इस दुनिया में चंद लोगों की वित्तीय आजादी अनिवार्य रूप से इसी बात पर निर्भर करती है कि बाकी की जो पूरी आबादी है वो वित्तीय रूप से अनपढ़ बनी रहे? ओ माय गॉड, ये तो बहुत डीप है। क्या रैट रेस का अस्तित्व ही इसलिए है ताकि कुछ लोग इस रेस से बाहर बैठकर इसका फायदा उठा सकें? ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। क्या वित्तीय सफलता का ये पूरा जो महल है, ये बहुसंख्यक लोगों की अज्ञानता की बुनियाद पर ही खड़ा किया गया है? सोचने वाली बात है ना। और जब कोई इंसान उस ट्रेडमिल पर कदम रखता है और लगातार दौड़ते हुए अपनी सांसों को फूलते हुए महसूस करता है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो सच में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, या फिर वो अनजाने में सिर्फ किसी और के बुफे का बिल चुकाने के लिए अपना पसीना बहा रहा है।